Hello, good morning to all of you. Myself, Dr. Mahesh Kumar Garg, Assistant Professor in Sociology from Government College सपूतरा। आज हम BA प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र में समिति नामक टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस रूप में उसकी असंख्य आवश्यकताएं हैं। अपने अस्तित्व को बनाए रखने और समुदाय में अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। अपनी इन विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कई तरीके अपना सकता है। अपने कुछ लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ सहयोग करके, किसी संगठन की स्थापना करके कार्य करना ही समिति को जन्म देता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे संगठन को ही समिति कहा जाता है। मैं कई बार एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समिति की परिभाषा करते हुए कहा है कि समिति मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। इसी प्रकार से प्रोफेसर फेयरचाइल्ड ने अपने पुस्तक डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। प्रोफेसर गिन्सबर्ग ने भी लिखा है कि समिति एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। आगबर्न एवं निंकॉफ ने अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में कहा है कि समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम कह सकते हैं कि समिति को मनुष्यों के विचार पूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही जिसकी अपनी एक कार्यकारिणी भी होती है। अब हम समिति को और अधिक भली भांति समझने के लिए हम समिति के लक्षण या समिति की विशेषताएं दे सकते हैं। सबसे पहली विशेषता है व्यक्तियों का समूह। समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं। क्योंकि व्यक्ति मूर्त प्राणी है, अतः समिति एक मूर्त संगठन है। नंबर 2 है निश्चित उद्देश्य। समिति के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। कुछ व्यक्ति अपने सामान्य हितों को लेकर ही एक समिति का गठन करते हैं। किसी उद्देश्यहीन समूह को समिति नहीं कहा जा सकता है। नंबर 3 है विचार पूर्वक स्थापना। समिति एक विचार पूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन माना जाता है। जब कुछ लोग सामूहिक रूप से मिलकर अपने किसी उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो वे एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसे समिति कहा जाता है। नंबर 4 है एक निश्चित संगठन। प्रत्येक समिति का एक निश्चित संगठन होता है। संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने उद्देश्यों को ठीक से प्राप्त नहीं कर सकती। किसी भी भीड़ को संगठन के अभाव में समिति नहीं कहा जा सकता। नंबर 5 है नियमों पर आधारित। प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम, उपनियम आदि होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों के आचरण को नियमित किया जाता है। ऐसे नियमों में सदस्यता संबंधी योग्यता, सदस्यता शुल्क, कार्य प्रणाली आदि आते हैं। नंबर 6 है ऐच्छिक सदस्यता। किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना पूर्णतः व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। वह अपने हित या रुचि के अनुसार
किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है और जब चाहे तब सदस्यता से त्यागपत्र भी दे सकता है। नंबर 7 है अस्थायी प्रकृति। समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक बनाई जाती है और उन उद्देश्यों के पूरा होने पर उस समिति को समाप्त कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में शिक्षण संस्थाओं में छात्र कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी संघर्ष समिति का गठन करते हैं और अपना आंदोलन चलाते हैं। उन मांगों के पूरा हो जाने पर संघर्ष समिति भंग कर दी जाती है। नंबर 8 है औपचारिक संबंध। समिति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति औपचारिक होती है। व्यक्ति अपनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है और इन समितियों के सभी सदस्यों के साथ सामान्यतः घनिष्ठता के संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। नंबर 9 और अंतिम है साध्य नहीं होकर साधन। कोई भी समिति साधारणतया कुछ उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र होती है, अपने आप में साध्य नहीं। कोई व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य मनोरंजन संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनता है तो क्लब उसके लिए मनोरंजन का साधन है, न कि अपने आप में साध्य। तो इस प्रकार से हम समिति की विशेषताओं के द्वारा भी समिति को स्पष्ट कर सकते हैं कि समिति क्या होती है। अब हम समिति और समाज में अंतर को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि कई बार इस तरह का भ्रम पैदा हो जाता है कि समिति और समाज अलग अलग है या ये दोनों एक ही है। क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में समिति और समाज को लगभग पर्यायवाची शब्दों में प्रयोग कर लिया जाता है। यहाँ तक कि अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी समिति और समाज को पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। अब हम यहाँ पर समिति और समाज के अंतर को स्पष्ट करके देखेंगे। नंबर 1 अंतर है समिति व्यक्तियों का एक समूह है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। क्योंकि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होता है, बल्कि व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं, जबकि समिति व्यक्तियों का समूह होती है। नंबर 2 है व्यक्तियों का समूह होने के कारण समिति मूर्त है, जबकि सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज अमूर्त है। हम ये कह सकते हैं कि हम व्यक्तियों के समूह को देख सकते हैं, वो हमारे लिए दिखाई देने वाले वस्तु है, जबकि हम सामाजिक संबंधों को देख नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उनको केवल महसूस कर सकते हैं। इसलिए समाज सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण अमूर्त है। अमूर्त का मतलब जो दिखाई न दे, जबकि समिति व्यक्तियों का समूह होने के कारण मूर्त है, क्योंकि समिति हमें दिखाई देती है, व्यक्तियों का समूह हमें दिखाई देते हैं। नंबर 3 है समिति का निर्माण समाज के अस्तित्व में आने के बाद की घटना है, जबकि समाज का अस्तित्व किसी न किसी रूप में सदैव रहा है, उस समय भी जब मानव असभ्यता व बर्बरता के युग में था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज समिति से अधिक प्राचीन है, क्योंकि समाज का अस्तित्व पहले उत्पन्न हुआ, उसके बाद में समितियों का निर्माण हुआ। नंबर 4 अंतर है समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति अपनी किसी आवश्यकता के कारण किसी समिति का सदस्य बनता है, जबकि व्यक्ति का जीवन अनिवार्यतः समाज में ही बीतता है और इसी कारण उसे एक सामाजिक प्राणी माना गया है। समाज से पृथक व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। नंबर 5 अंतर है समिति एक अस्थायी संगठन है, जबकि समाज समिति की तुलना में एक स्थायी अवस्था है, क्योंकि समिति उद्देश्यों की पूर्ति के बाद में भंग की जा सकती है, जबकि समाज एक निरंतर चलने वाली अवधारणा है। नंबर 6 है समिति की स्थापना निश्चित उद्देश्यों को लेकर जानबूझकर की जाती है। समाज का धीरे धीरे स्वतः ही विकास होता है। नंबर 7 है
समिति सहयोग की भावना पर आधारित होती है, जबकि समाज में सहयोग के अलावा संघर्ष भी पाया जाता है। जैसा कि हमने जब समाज का अध्ययन किया था, समाज की विशेषताओं में देखा था कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाया जाता है। नंबर 8 है, व्यक्ति एक साथ कई समितियों की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, जबकि व्यक्ति एक समय में एक समाज से ही संबंधित हो सकता है। तो इस प्रकार से हम समिति और समाज के अंतर को स्पष्ट करने के बाद में समिति को और समाज को दोनों को और अधिक भली भांति रूप से समझ सकते हैं।